तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। चित्रकला सिद्धांत परीक्षा, मतलब इसमें पूरे अंक कैसे लाए जाएं। हमारे पास एक काफी अच्छी रणनीति गाइड है, मास्टरिंग पेंटिंग थ्योरी एग्जामिनेशंस, अ फुल मार्क स्ट्रैटेजी। आज इसी के कुछ खास हिस्सों पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो आज का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। परीक्षा का पैटर्न क्या है उसे समझना और वो तकनीकें जानना जिनसे अधिकतम अंक मिल सकें। गाइड का जो तरीका है वो बड़ा ही व्यवस्थित है और मुझे लगता है काफी दिलचस्प भी। तो फिर शुरू कहां से करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले परीक्षा का जो ढांचा है उसे समझना जरूरी है। ये कुल 30 अंकों की परीक्षा है और 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला है सेक्शन ए। इसमें 8 ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, मतलब एमसीक्यू टाइप के, हर सवाल 1 अंक का। तो ये हो गए 8 अंक। फिर आता है सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 सवाल, हर एक 2 अंक का, कुल 10 अंक, और जवाब करीब 100 शब्दों में देना होता है। और आखिर में है सेक्शन सी। इसमें 2 लंबे जवाब वाले सवाल होते हैं, हर एक 6 अंक का, तो कुल 12 अंक। इनके जवाब लगभग 200 शब्दों के होंगे। हाँ, और ये जो अंकों का विभाजन है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में आपकी तैयारी की दिशा तय करते हैं। जैसे सेक्शन ए साफ कहता है कि भाई फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, वो बिल्कुल पक्के होने चाहिए। नाम, कलाकार, स्कूल, माध्यम बिल्कुल सटीक। स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ मेन है। जबकि सेक्शन बी और सी वो मांग करते हैं कि आप सिर्फ बताएं नहीं बल्कि समझाएं, विश्लेषण करें। खासकर सेक्शन सी जहां 12 अंक है, मतलब कुल अंकों का लगभग 40%, ये दिखाता है कि गहराई से समझना और उसे सही ढंग से लिख पाना कितना जरूरी है। कहाँ ज्यादा ध्यान देना है, ये यहीं से पता चलता है। बिल्कुल, ये सिर्फ रटने का खेल नहीं है। समझ और उसको पेश करने का तरीका दोनों अहम है। तो फिर हर सेक्शन के लिए तैयारी का सही तरीका क्या होना चाहिए? चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं, जहां सब कुछ सटीकता पर निर्भर करता है। हाँ, इस गाइड के हिसाब से सेक्शन ए के लिए मुख्य फोकस होना चाहिए पेंटिंग का नाम, कलाकार, वो किस स्कूल या शैली से हैं, माध्यम क्या इस्तेमाल हुआ है, टेम्परा है, वाटर कलर है, और पेंटिंग की खास विशेषताएं जैसे रंग, योजना, बनावट, शैली, कोई खास प्रतीक हैं या कोई लिखावट है पेंटिंग में, ये छोटी छोटी बातें। जी, और इन्हें याद रखने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है। फ्लैश कार्ड्स बनाना या फिर वन लाइनर्स तैयार करना। गाइड में एक उदाहरण भी है, जैसे कृष्ण गोपियों के साथ सवा चश्म चेहरे। अब ये सवा चश्म, ये एक खास डिटेल है। हाँ, ये चेहरे का एंगल होता है ना, जिसमें एक आंख पूरी दिखती है, दूसरी थोड़ी कम। बिल्कुल, और यही छोटी सी डिटेल है जो एक पूरा अंक दिला सकती है या कटवा सकती है। तो ऐसे नोट्स या फ्लैश कार्ड्स फैक्ट्स को दिमाग में बिठाने में बहुत मदद करते हैं। और हाँ, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना, इससे सिर्फ अभ्यास नहीं होता, बल्कि ये भी समझ आता है कि गलत ऑप्शन कितने मिलते जुलते हो सकते हैं। उनको जल्दी से पहचान कर हटाना, ये भी एक स्किल है, एलिमिनेशन टेक्निक। सही कहा। ये सवा चश्म वाला उदाहरण बढ़िया था, दिखाता है कि कितनी बारीकी चाहिए। अच्छा, तो ये तो हुई सेक्शन ए की बात। अब आते हैं उन सवालों पर जहां थोड़ा लिखना होता है। सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्द, कम शब्दों में पूरी बात कहनी है। गाइड कहती है कि एक अच्छे जवाब में 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, पेंटिंग की पूरी पहचान, नाम, कलाकार, माध्यम, स्कूल, समय। दूसरा, कम से कम 1 या शायद 2 कलात्मक या बनावट से जुड़ी विशेषता और उसका थोड़ा सा विवरण। और तीसरा, उस पेंटिंग का क्या महत्व है या वो क्या संदेश देती है। यहाँ जो ढांचा सुझाया गया है वो बहुत कारगर है। आप सोचिए, परीक्षक के नजरिए से उन्हें एक साफ सीधा जवाब चाहिए। तो पहले आपने पहचान बता दी, फिर 1-2 मुख्य विशेषताओं को समझाया, जैसे रंगों का इस्तेमाल कैसा है, रेखाएं कैसी हैं, और आखिर में उसकी प्रासंगिकता या संदेश बता दिया। ये ढांचा पक्का करता है कि आपने सारे जरूरी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। परीक्षक को अंक देने में आसानी होती है। मतलब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह से पेश करना है कि वो असरदार लगे, संक्षिप्त भी और संपूर्ण भी। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगता है, एक साफ स्ट्रक्चर जिससे परीक्षक का काम आसान हो जाए। अब आते हैं सबसे बड़े हिस्से पर, सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 200 शब्द, 6 अंक प्रति प्रश्न। यहाँ तो काफी गहराई दिखानी होगी। जी हाँ, यहाँ ज्यादा डिटेल चाहिए। गाइड यहाँ 3 भाग वाली संरचना की बात करती है। पहला भाग तो पहचान वाला ही है, सेक्शन बी की तरह, लेकिन दूसरा भाग है विस्तृत विवरण
और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इसमें पेंटिंग की रचना मतलब कॉम्पोजिशन, उसका विषय क्या है, रंगों का प्रयोग, पृष्ठभूमि, आकृतियां और अगर कोई प्रतीक हैं तो उनका क्या मतलब है, इन सब पर बारीकी से लिखना है। और तीसरा भाग है व्याख्या या विश्लेषण। इसमें पेंटिंग का मूड, उसका थीम, उसमें कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं, आज के समय में वो कितनी प्रासंगिक है, ये सब। और एक बहुत जरूरी बात गाइड में कही गई है, जवाब लिखते समय कला के तकनीकी शब्दों या मापदंडों का इस्तेमाल करना है, जैसे रेखा, लाइन, रंग, कलर, स्थान, स्पेस, रचना, कॉम्पोजिशन, लय, रिदम, संतुलन, बैलेंस। बिल्कुल। और हाँ, ये भी कि सवाल के जितने भी हिस्से हों उन सबका जवाब देना है, कुछ छोड़ना नहीं। ये जो कलात्मक मापदंडों के इस्तेमाल की बात है ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो चीज़ है जो एक सामान्य उत्तर और एक उत्कृष्ट उत्तर में फर्क पैदा करती है। जब कोई छात्र इन शब्दों का सही संदर्भ में इस्तेमाल करता है तो परीक्षक को लगता है कि हाँ, इसे सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं है, इसने कला को समझा है, उसका विश्लेषण किया है। सही। ये एक गहरा सवाल भी उठाता है कि छात्र कला को सिर्फ देख रहा है या उसे पढ़ भी पा रहा है। क्या वो तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करके अपनी समझ को प्रभावी ढंग से बता सकता है? जैसे सिर्फ ये कहना कि रंग बहुत सुंदर है, ये काफी नहीं है। बताना होगा कि कौन सी रंग योजना है, उसका क्या असर पड़ रहा है, मूड कैसा बन रहा है। यही विश्लेषणात्मक गहराई सेक्शन सी में चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मतलब कहानी नहीं बतानी, ये भी बताना है कि कहानी कही कैसे गई है, कला के औजारों का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो तैयारी की रणनीति तो समझ आ गई, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठकर अच्छा लिखना, ये भी अपने आप में एक कला है। इसके बारे में गाइड क्या कहती है? हाँ, लिखने की तकनीकें भी जरूरी हैं। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। एक तो ये कि जो मुख्य शब्द हैं उन्हें लेखांकित कर दें, अंडरलाइन कर दें, जैसे कलाकार का नाम, पेंटिंग का शीर्षक, शैली का नाम। इससे परीक्षक की नजर सीधे जरूरी जानकारी पर पड़ती है, उनका काम आसान होता है। हाँ, ये विजिबिलिटी बढ़ाता है और आपके अंक पक्के होने की संभावना भी बढ़ती है। दूसरा सुझाव है कि जवाबों को पॉइंट्स या छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें। लंबे उबाऊ पैराग्राफ पढ़ने में मुश्किल होते हैं। पॉइंट्स या छोटे पैरा से जवाब साफ और व्यवस्थित लगता है। बिल्कुल, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। और हाँ, अस्पष्ट बातें, गोलमोल बातें लिखने से बचना है। एकदम सटीक शब्दावली का प्रयोग करें, जैसे मोनोक्रोमेटिक स्कीम है या यथार्थवादी शैली है, दिव्य प्रभामंडल, लघु चित्र परंपरा। इन शब्दों से पता चलता है कि आपको विषय की गहरी जानकारी है। स्पष्टता परीक्षक के लिए ये सबसे अहम चीज है। सोचिए, उन्हें दिन भर में कितनी कॉपियां जांचनी होती है। एक साफ सुथरा, अच्छे से प्रस्तुत किया गया जवाब न सिर्फ पढ़ने में आसान होता है, बल्कि आपके ज्ञान को भी बेहतर तरीके से सामने रखता है। ये जो सटीक शब्द हैं, ये सिर्फ ज्ञान दिखाने के लिए नहीं, ये स्पष्ट संवाद के लिए भी जरूरी हैं। ये दिखाते हैं कि आप बारीकियों को समझते हैं और उन्हें सही नाम दे सकते हैं। सही बात है। और एक चीज जिस पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा में सब कुछ आता हो लेकिन समय ही ना बचे तो फिर क्या फायदा? हाँ, ये बहुत होता है। गाइड इसके लिए एक अनुमानित समय सीमा भी बताती है। सेक्शन ए के लिए करीब 25 मिनट, सेक्शन बी के लिए 35 मिनट और सेक्शन सी के लिए पूरे 60 मिनट। ये कुल मिलाकर 120 मिनट यानी 2 घंटे हो गए। अब ये सिर्फ एक सुझाव है, अपने लिखने की रफ्तार के हिसाब से इसे थोड़ा बदलना पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक मोटा अंदाजा होना बहुत जरूरी है ताकि कोई सेक्शन छूट ना जाए। एकदम सही। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है, खासकर सेक्शन सी के लिए पर्याप्त समय बचाना, क्योंकि उसमें सोचना भी पड़ता है और लिखना भी ज्यादा होता है। अगर सेक्शन ए या बी में ज्यादा समय लगा दिया तो सेक्शन सी में जल्दबाजी करनी पड़ेगी और वहीं सबसे ज्यादा अंक दांव पर होते हैं। तो प्रैक्टिस करते समय भी घड़ी देखकर लिखने की आदत डालनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो तैयारी हो गई, लिखने का तरीका पता चल गया। अब बात करते हैं जो सीखा है उसे याद कैसे रखा जाए। इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, कलाकार हैं, शैलियां हैं, इन्हें परीक्षा तक दिमाग में ताज़ा कैसे रखें? हाँ, ये भी एक चुनौती है। गाइड का एक सुझाव मुझे बहुत पसंद आया, एक मास्टर चार्ट या टेबल बनाना। इसमें हर पेंटिंग के लिए कॉलम हो, पेंटिंग का नाम, कलाकार, स्कूल शैली, माध्यम, खास बातें और संदेश या मूल्य। हाँ, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीका है। इस तरह सारी जानकारी एक जगह आ जाती है, तुलना करना आसान हो जाता है और रिवीजन के समय ये बहुत काम आता है। बस टेबल देखी और सब रिवाइज हो गया। जी। एक और मजेदार तकनीक बताइए। हर पेंटिंग को लगभग 2 मिनट में
जोर जोर से बोलकर समझाने का अभ्यास करना। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे पर यह काम करता है। एक्टिव रिकॉल कहते हैं इसे। हाँ, जब आप किसी चीज को अपने शब्दों में बोलकर समझा पाते हैं तो वो आपके दिमाग में और पक्की हो जाती है और इससे परीक्षा में लिखने का प्रवाह भी बनता है, क्योंकि विचार पहले से व्यवस्थित होते हैं। बिल्कुल। और गाइड ये भी कहती है कि पेंटिंग्स में जो प्रतीकवाद छिपा है, जो मानवीय मूल्य हैं, जो उनके विषय हैं, उनको रोजाना दोहराना चाहिए। इनका जिक्र अगर आप अपने जवाबों में करते हैं तो आपको अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि आप सिर्फ सतह नहीं देख रहे हैं बल्कि गहराई में उतर रहे हैं। ये जो तरीके हैं, चार्ट बनाना, बोलकर अभ्यास करना, ये असल में सक्रिय स्मरण यानी एक्टिव रिकॉल की तकनीकें हैं। हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि जानकारी को दिमाग से निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। और रिसर्च भी यही कहती है कि यही सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। निष्क्रिय रूप से सिर्फ पढ़ने की तुलना में जानकारी को सक्रिय रूप से याद करने और उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करने से वो याददाश्त में ज्यादा मजबूती से बैठती है। खासकर प्रतीकात्मक और मूल्यों जैसी जो थोड़ी अमूर्त चीजें हैं, उनके लिए ये तकनीकें बहुत जरूरी हैं। यही वो चीजें हैं जो आपके जवाब को दूसरों से अलग और ज्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। बिल्कुल सही। एक्टिव रहना, पैसिव नहीं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। गाइड में कुछ आम गलतियों का भी जिक्र है जिनसे बचना चाहिए। ये जानना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, क्या नहीं करना है ये जानना भी जरूरी है। पहली और शायद सबसे आम चूक, कलाकार और उनकी पेंटिंग के जोड़े गड़बड़ा देना, कंफ्यूज हो जाना। जैसे मेघदूत श्रृंखला किसकी है, राम गोपाल विजयवर्गीय या शैलेंद्र नाथ डे? या फिर जर्नीज एंड किसकी पेंटिंग है, अवनींद्रनाथ टैगोर या गगनेंद्रनाथ टैगोर? हाँ, ये बहुत कॉमन है। इस तरह का कंफ्यूजन बहुत होता है, खासकर जब कलाकार एक ही स्कूल या समय के हों। इसके लिए तो बार बार रिवीजन ही करना पड़ेगा। जी, लगातार रिवीजन। दूसरी गलती, सेक्शन सी में बहुत कम लिखना। जैसा हमने पहले भी बात की, ये 6 अंक का सवाल है। इसमें पहचान, पूरा विवरण और विश्लेषण तीनों होने चाहिए। अक्सर छात्र विवरण तो अच्छा दे देते हैं, लेकिन विश्लेषण वाला हिस्सा या तो छोड़ देते हैं या बस 1-2 लाइन लिखकर खत्म कर देते हैं। याद रखना है, सवाल के सभी हिस्सों का जवाब देना जरूरी है। बिल्कुल, हर पार्ट के मार्क्स होते हैं। तीसरी गलती, जो विश्लेषण से ही जुड़ी है, विवरण देते समय कलात्मक मापदंडों का जिक्र ना करना। मतलब रेखा, रंग, संतुलन वगैरह। सिर्फ ये बता देना कि पेंटिंग में क्या दिख रहा है, ये काफी नहीं है। ये भी बताना जरूरी है कि उसे कलात्मक रूप से कैसे रचा गया है। हाँ, कैसे बताया गया है, ये जरूरी है। और चौथी गलती, अपनी व्याख्याओं या विश्लेषण का आधार ना बताना, उसका कारण ना देना। जैसे अगर कोई लिखता है कि चेहरे उदासी दिखाने के लिए गहरे बनाए गए हैं, तो ये काफी नहीं है। बताना होगा कि ऐसा क्यों लगता है, क्या ये उस कलाकार की शैली है, क्या विषय ही ऐसा है, क्या रंगों का प्रतीकात्मक अर्थ ऐसा है। बिना क्यों के विश्लेषण अधूरा है। आपको अपना पॉइंट जस्टिफाई करना होगा। और ये गलतियां होती क्यों हैं? अगर हम इस पर सोचें तो अक्सर 2 वजहें सामने आती हैं। एक तो जैसा आपने कहा, रटना। जब हम बिना समझे सिर्फ जानकारी रटते हैं तो उसे गलत जगह इस्तेमाल करने या आधी अधूरी जानकारी देने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है परीक्षा का दबाव और लिखने की हड़बड़ी। प्रेशर में हम सवाल ठीक से पढ़ते नहीं या जो याद आता है बस वही लिख देते हैं, भले ही वो पूरी तरह से प्रासंगिक न हो। इन गलतियों से बचने का तरीका वही है, गहरी समझ विकसित करना और बार बार लिखने का अभ्यास करना, खासकर समय सीमा के अंदर। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? अगर हम इस गाइड के सुझावों को देखें तो लगता है कि सफलता का मंत्र एक व्यवस्थित और गहरे दृष्टिकोण में छिपा है। सेक्शन ए के लिए तथ्यों की सटीक याददाश्त चाहिए, सेक्शन बी के लिए संक्षिप्त पर पूरी बात कहने वाली व्याख्या और सेक्शन सी के लिए कलात्मक मापदंडों के साथ विश्लेषणात्मक गहराई। गाइड का तो दावा है कि अगर इस रास्ते पर चला जाए तो 30 में से 30 अंक लाना भी संभव है। हाँ, और मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि ये रणनीति सिर्फ अंक लाने की मशीन बनाने के लिए नहीं है। ये असल में कला को बेहतर ढंग से समझने और उसकी सराहना करने का एक तरीका सिखाती है। जब आप सीखते हैं कि किसी पेंटिंग का विश्लेषण कैसे करना है, उसके प्रतीकवाद को कैसे समझना है, कलाकार के निर्णयों के पीछे की वजह क्या हो सकती है, जैसे रंगों या रेखाओं का चुनाव, तो आप उस कलाकृति से ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये रणनीति परीक्षा में मदद करने के साथ साथ कला के प्रति आपकी समझ को भी समृद्ध करती है। ये सिर्फ जानकारी उगलना नहीं, बल्कि वास्तविक समझ को दर्शाना सिखाती है। ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब अंक तो आएंगे ही, साथ में कला की समझ भी बढ़ेगी।
और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये हमारी आज की चर्चा से सीधे तौर पे नहीं, पर जुड़ा हुआ जरूर है। जब हम कला का मूल्यांकन करते हैं, खासकर परीक्षा जैसे संदर्भ में, तो वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या कला के मूल्यांकन का कोई एक सही तरीका हो सकता है? ये दिलचस्प सवाल है। या फिर ये सोचें कि इतिहास की किताबों से निकलकर क्या ये सदियों पुरानी पेंटिंग्स आज भी हमसे, आज के दर्शक से कोई संवाद करती हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? इन सवालों पर विचार कीजिए।